तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तक कर लिया था, मोलर कंडक्टिविटी कर लिया था और इक्विवेलेंट कर लिया था। उसके फॉर्मूला देख लिए थे। सेल कांस्टेंट क्या होता है वो समझ लिया था। कंडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है और बेसिक बेसिक पार्ट हमने कंडक्टेंस का कवर कर लिया था। उससे भी पिछली क्लास में फैराडे लॉज करे थे, तो उससे रिलेटेड एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो। एक सॉल्यूशन है Fe2SO4 होल थ्राइस का, उसको x मिनट्स के लिए इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है। करंट है 1.5 एम्पियर्स। डिपॉजिट कराना है 0.3482 ग्राम्स ऑफ आयरन। देन द वैल्यू ऑफ x इज, कितने मिनट्स के लिए इलेक्ट्रोलाइज कराएं जो इतना करंट हो और इतना मास आयरन का डिपॉजिट हो जाए। नियरेस्ट इंटीजर में उसकी वैल्यू जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए दोबारा बता दूं, लास्ट क्लास में हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तक कर लिया था। उसके बाद आज की क्लास से पहले एक बार हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं फैराडे लॉ का। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? समझ नहीं आया था क्या फैराडे लॉ? इतना इजी तो क्वेश्चन है। Fe2SO4 होल थ्राइस में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। 2x माइनस 6 = 0, तो x +3। तो यहाँ पे +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके हो जाएगा आयरन में। तो अगर 1 मोल आयरन डिपॉजिट कराना हो या फिर 56 ग्राम्स ऑफ आयरन डिपॉजिट कराना हो तो उसके लिए लगेंगे 3 फैराडेज। है कितने हमारे पास? आई दे रखा है, टी एक्स दे रखा है, तो Q = 1.5 इंटू एक्स। लेकिन ये मिनट्स में है तो 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स में पुट करना है क्योंकि, तो 1.5 इंटू एक्स इंटू 60 कूलम्स आ गए। तो अगर 3 फैराडे को उसमें मास भी दे रखा है 0.3482, तो 0.3482 के हिसाब से कितना हो जाएगा ये? 3/56 यूनिटरी मेथड इंटू 0.3482 फैराडे। अब इस फैराडे को कूलम में कर लो या फिर इस कूलम को फैराडे में कर लो और दोनों को फिर इक्वल पुट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा? 1.5 इंटू एक्स इंटू 60 coulombs is equal to 3/56 into 0.3482 into 96500
कूलम्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। दोनों को बस इक्वल पुट करना था, या फिर इससे भी कर सकते हो, जो भी W इज इक्वल टू जेड आई टी लगाते हो। T की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब है ही हमारे पास। 2022 PYQ मीन्स 2022 का क्वेश्चन था, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आई डोंट नो व्हाई कि आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, पूछ भी नहीं रहे हो अगर कोई डाउट आ रहा है तो। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। अभी तक हमने कंडक्टिविटी पढ़ लिया था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब पढ़ लिया था। लेकिन जो सिंपल कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको बोल रहे थे, उसका कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या वेरिएशन आ रहा है, वो पढ़ने वाले हैं अभी हम। तो पहली बात, जो कंडक्टिविटी है, मेन आपको क्या याद रखना है कि ये दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। एक है नंबर ऑफ आयंस पे, और दूसरी है उनकी मोबिलिटी पे। नंबर ऑफ आयंस पे और मोबिलिटी पे। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे कैसे भी करके, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। सिमिलरली अगर मोबिलिटी बढ़ेगी, मतलब वो ज्यादा मोबाइल है या फिर ज्यादा अच्छे से स्पीड से ट्रेवल कर पा रहे हैं आयंस, तो तब भी कंडक्टिविटी जो है बढ़ेगी। तो ये जो दोनों मेन फैक्टर्स है, ये दोनों मेन फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स कंडक्टिविटी को। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बढ़ाएं तो हम बढ़ा क्या रहे हैं बेसिकली, नंबर ऑफ आयंस। कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस। और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो बढ़ गई कंडक्टिविटी। तो क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। मोबिलिटी पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, कोई सोच सकता है? अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, अगर हमने नंबर ऑफ आयंस बढ़ा दिए, तो आयंस अच्छे से ट्रेवल कर पाएंगे या उन्हें थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, या क्या रहेगा? इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक खाली ग्राउंड है एक तो, और उसमें आप अकेले भाग रहे हो। एक खाली ग्राउंड में आप अकेले भाग रहे हो, या फिर एक ग्राउंड है उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है, और तब आप भाग रहे हो। तो किस केस में इजीली भाग पाओगे, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? फर्स्ट केस में, राइट। खाली ग्राउंड में इजीली भाग पाओगे। तो ऐसे ही केस मोबिलिटी का भी है कि अगर मोबिलिटी आयंस की हमें देखनी है, तो वो भी ऐसे ही बोलेंगे हमें खाली ग्राउंड में भागना है, या फिर हमें डाइल्यूट सोल्यूशन में भागना है। डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब जब नंबर ऑफ आयंस कम है, जब नंबर ऑफ आयंस कम है। लेकिन जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तब क्या बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं और कंडक्टिविटी बढ़ रही है। कंडक्टिविटी बढ़ने का यहाँ क्या रीजन रहता है, कि हाँ बोल दिया हमने, ठीक है, मोबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, बिकॉज मोबिलिटी एंड कंसंट्रेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ेंगे तो भागने में दिक्कत होगी, मोबिलिटी कम होगी। लेकिन ये जो डिक्रीज हुआ है, इससे ज्यादा क्या हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से जो हमारा फाइनल आउटकम आता है वो इंक्रीज का ही आता है, चाहे थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ हो। इतना डिक्रीज नहीं होगा कि टोटल आउटकम को ये डिक्रीज कर दे। तो टोटल आउटकम हमारा क्या आता है फाइनली, कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं तो हमारी कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज करती है। तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये रिलेशन आया। रीजन क्या है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस एज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, और as concentration decreases, number of ions decreases, conductivity decreases। यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। तो ये दो केस आ गए, पहले वाला जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करी है, दूसरे वाला जब कॉन्सेंट्रेशन कम करी है। कॉन्सेंट्रेशन कम करने का मतलब डाइल्यूशन बढ़ाना। तो अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी कम होगी, डाइल्यूशन नहीं करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो इससे रिलेटेड, अगर ये नोट कर लिया तो। Which has maximum conductivity, A or B or C or D?
कंडक्टिविटी बतानी है किसकी ज्यादा होगी। पिछली स्लाइड से रिलेटेड ये क्वेश्चन। अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इसमें बताओ नंबर ऑफ आयंस किस में ज्यादा होंगे। इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये आप पढ़ोगे बाद में, लेकिन अभी के लिए इसमें कैसे समझना है, जो भी ये इस ब्रैकेट से बाहर आयंस दिख रहे हैं सिर्फ यही टूटते हैं पानी में जाने के बाद। यहाँ पे तो कोई आयन है नहीं। अगर इसको आप लिखो तो ये CrNH3 5Cl माइनस अलग प्लस अलग हो जाएगा और 2Cl माइनस अलग हो जाएंगे। दो क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 था। तो यहाँ पे टोटल आयंस कितने आ गए? 3। सिमिलरली अगर यहाँ पे तोड़ के देखो तो एक तो ये वाला आ जाएगा और एक ये Cl माइनस, तो यहाँ पे हो गए आयंस 2। यहाँ पे तोड़ने के बाद CrNH3 6 3 प्लस और 3Cl माइनस, यहाँ पे आयंस कितने हो गए? 4। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे सिर्फ एक ही अकेला ही रहेगा। तो अब कोई बता सकता है? ऑप्शन डी आ गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस मैक्सिमम है इसलिए कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लास्ट क्लास में हमने बोला था कुछ फैक्टर्स हम पढ़ेंगे जिसपे कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही थी, तो वो फैक्टर्स लिखवाए थे कुछ। तो उसमें से पहला फैक्टर स्टार्ट कर रहे हैं अब, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अगर आप आयनिक रिकॉल करो, आयनिक इक्विलिब्रियम 11th क्लास का, तो आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या था? जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट्स जो हैं, जैसे कि NaCl है, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, या फिर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो इसका जो अल्फा है, अल्फा या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, उसको बोलते हैं 100%। ये 100% टूट गया अपने आयंस में। और वीक में क्या था? अल्फा लेस देन 100% था, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते थे। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, तभी हम ये वाला एरो यूज करते थे, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते थे ये। CH3CO माइनस प्लस H प्लस। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कंडक्टिविटी कैसे डिपेंड कर रही है? ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे क्योंकि अल्फा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, नंबर ऑफ आयंस आर ग्रेटर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए ग्रेटर कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। तो स्ट्रॉन्ग और वीक में किसकी ज्यादा आ गई? स्ट्रॉन्ग के केस में ज्यादा आ जाएगी कंडक्टिविटी। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे ये ऐसे डिपेंड करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, और वीक है तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, तो नंबर ऑफ आयंस कम होंगे। और हमने जस्ट अभी बोला कि नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के लिए भी वही, पहले इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट दोनों डिवाइड कर लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग में ऑलरेडी वो 100% डिसोसिएट हो चुका है, उसके नंबर ऑफ आयंस ऑलरेडी जितने मैक्सिमम हो सकते थे उतने मैक्सिमम है। लेकिन वीक में क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वो ज्यादा टूटने लगता है, या फिर ज्यादा उसका अल्फा बढ़ने लगता है टेम्परेचर की वजह से। तो अगर अल्फा बढ़ने लगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने लगेंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ने लगेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगी। तो टेम्परेचर का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे कोई डिफरेंस खास नजर नहीं आता, बिल्कुल कुछ नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है, वो हमें ध्यान नहीं देना। तो इन दोनों में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि वीक वाले पे हमें ज्यादा इफेक्ट ऑब्जर्व होगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग। ये हो गया टेम्परेचर का फैक्टर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस। ओके, ठीक है। अब आता है इफेक्टिव साइज का। इफेक्टिव साइज का कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग है और इतना यूज होता है ये। इफेक्टिव साइज का मतलब क्या है कि
जो आयंस हैं, सपोज Na+ या Cl- या फिर कोई भी A+ और B-, ठीक है, तो इनका कोई साइज होगा, कैटायन का साइज होगा, एनायन का साइज होता, तो इतना तो आपको याद होगा कि कैटायन का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू एनाइन का, राइट। उस पे नेगेटिव आ जाता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, वो सब पीरियोडिक की बात है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये कोई AB सॉल्ट था, उस AB सॉल्ट को मैंने पानी में डाल दिया, तो पानी में डालने के बाद अब वो टूट गया A+ और B- में अपने अलग अलग। तो अब वो क्या रहा है, जो इसका A+ और B- का इंडिविजुअली जो साइज था, वो पानी में जाने के बाद सेम नहीं रहने वाला। अब पानी में जाने के बाद क्या हो जाता है यहाँ पे, कि ये जो A+ था, ये छोटू सा A+ था, पानी ने इसको अब सराउंड कर लिया चारों तरफ से, चारों तरफ से इसको घेर लिया, H2O के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है और इसके पास पॉजिटिव है, तो इनको तो अपॉर्चुनिटी नजर आ गई, तो इन्होंने इसको ऐसे घेर लिया चारों तरफ से, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स ने। तो अब क्या होता है, A+ का जो पहले साइज था वो साइज नहीं रहेगा, अब जो साइज होगा ये हो जाएगा बड़ा सा साइज, और इसी साइज को बोल रहे हैं इफेक्टिव साइज। इसी साइज को क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव साइज। तो इफेक्टिव साइज को क्या बोल सकते हैं, साइज ऑफ आयंस आफ्टर इलेक्ट्रोलाइट गोज इनटू सॉल्यूशन, साइज ऑफ आयंस आफ्टर इलेक्ट्रोलाइट गोज इनटू सॉल्यूशन, ये होता है इफेक्टिव साइज, कि पानी में जाने के बाद उसका साइज बड़ा हो गया बहुत, दैट इज इफेक्टिव साइज, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स ने उसको सराउंड कर लिया। तो ये जो बड़ा ब्लैक स्फेयर है, दिस इज इफेक्टिव साइज। अब ये इफेक्टिव साइज किस पे डिपेंड करता है, कब ज्यादा होगा कब कम होगा, तो ये डिपेंड करता है हाइड्रेशन एनर्जी पे। हाइड्रेशन एनर्जी मतलब पानी में जाने के बाद जो इसको वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे सराउंड कर रहे हैं, तो इस सराउंड करने से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। ये हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड भी करती है आगे फर्दर चार्ज पे और साइज पे। चार्ज से डायरेक्टली डिपेंड करती है, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन साइज से इनवर्सली डिपेंड करती है, कि अगर साइज बड़ा होगा तो उसका इफेक्टिव साइज फर्दर कम होगा, जो जितना बड़ा कैटायन होगा उसका इफेक्टिव साइज उतना ही छोटा होगा। अगर कोई कमजोर इंसान है, कोई छोटा सा कमजोर इंसान है, बिल्कुल छोटा सा, तो उसको उसको गुंडे ज्यादा घेर लेंगे, उसको गुंडे ज्यादा घेर लेंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा सा इंसान है तो उसको घेरने में डरेंगे। ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज को, कि अगर कोई छोटा कैटायन है तो उसको इजीली घेर लिया जाएगा, लेकिन अगर कोई बड़ा कैटायन है तो उसको घेरने से पहले लोग सोचेंगे। तो इफेक्टिव साइज क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, जितना ज्यादा उसके पास पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट करेगा अपने आसपास नेगेटिव को। तो कंडक्टेंस जो है, अब कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव साइज। कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव साइज, क्योंकि हमने फर्स्ट स्लाइड में क्या बोला, किस किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पे और मोबिलिटी पे। तो अब ये आयन जो है इतना मोटा हो गया है, इतना भारी हो गया है, इतना घेर लिया है इसको, कि अब इसके लिए मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अगर मूव करना मुश्किल हो गया तो मोबिलिटी कम हो गई, और अगर मोबिलिटी कम हो गई तो कंडक्टिविटी हमारी कम हो गई। यही दोनों फैक्टर्स को देख देख के बस हम कंडक्टिविटी कंपेयर कर रहे हैं हर जगह। अगर साइज बड़ा हो गया तो मोबिलिटी उसकी कम हो गई, या फिर कंडक्टिविटी उसकी कम हो गई। समझ आया इफेक्टिव साइज वाला कॉन्सेप्ट? ओके, तो अब अगर मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूं आपको, Li+ केटायन, Na+ केटायन, पोटेशियम और रुबीडियम, इनको, ये मतलब एक्वस है, इनको पानी में डाला हुआ है केटायंस को, तो इनका आप ऑर्डर बताओ कंडक्टेंस का, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, इसको डी ले लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें भी आपको अरेंज करना है, इसको अरेंज करके टाइप करो।
साइज देखो, कैटायन का साइज, ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। Li के नीचे Na आता है, फिर K आता है, फिर रुबीडियम आता है, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तब साइज बढ़ता है। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है। सेम ग्रुप के हैं ये। हाँ, साइज इंक्रीजेस। तो साइज अगर इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? जो कैटायन जितना छोटा है उसका इफेक्टिव साइज उतना बड़ा होगा। अगर इसका कैटायन वैसे छोटा है तो इसका जो इफेक्टिव साइज आएगा वो बड़ा आएगा। चार्ज तो सबका सेम है ही, तो अगर इफेक्टिव साइज बड़ा होगा तो क्या होगा? कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी। तो जितना छोटा होगा कोई, उतनी कंडक्टेंस उसकी डिक्रीज करेगी, तो ऑर्डर आ जाएगा कंडक्टेंस का ये। ठीक है, ये पहले आपको देखना है कि क्या साइज है कैटायन का, वैसे जनरल जो ट्रेंड है गैसियस में। उसके बाद इफेक्टिव साइज क्या है, जो पानी में जाने के बाद उसका साइज हो गया, जो जितना छोटा है उसका इफेक्टिव साइज उतना बड़ा हो जाएगा। ये यही बताया था देखो, इफेक्टिव साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो ये क्या है, ये छोटे हैं, और अगर ये छोटे हैं, Li+ जो है छोटा है, तो उसका इफेक्टिव साइज उतना ही बड़ा होगा, और अगर वो इतना ही बड़ा होगा तो उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। अब समझ आया? अगर यही क्वेश्चन पानी में ना होता, ये होता Li+, Na+, K+, Rb+, लेकिन अब एक्वस ना देके वो बोलता मोल्टन स्टेट में है, तब क्या ऑर्डर होगा कंडक्टेंस का? अगर वो मोल्टन स्टेट में है तो मतलब उसमें कुछ पानी का रोल ही नहीं है। अगर पानी का कोई रोल नहीं है तो मतलब हाइड्रेशन एनर्जी का कोई रोल नहीं है। तो मतलब मोल्टन में कुछ इफेक्टिव साइज वगैरह में नहीं देखना है, सिर्फ इन्हीं का साइज देखना है। और इनके साइज में क्या है, जो छोटा होगा वो जल्दी मूव करेगा। यही तो था, कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव साइज। ABCD बोल रहे हो तो Li+, Na+, K+, Rb+। तो मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में कंप्लीटली उल्टे हो जाते हैं ऑर्डर। इसका बताओ, Na2SO4 और MgSO4 एक्वस में कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी, ए या बी? और उसके बाद ये वाला, एक NaCl एक्वस और एक LiCl एक्वस। तो वही तो कॉन्सेप्ट है बेटा, क्या हो गया? Na2SO4 में क्या है, +1 है। MgSO4 में क्या है, +2 है। तो पहले इसमें कौन सा फैक्टर कंसिडर करेंगे, चार्ज का। हमेशा पहले चार्ज वाला फैक्टर कंसिडर करना। तो +1 और +2 में इसका चार्ज ज्यादा है तो इसका इफेक्टिव साइज बड़ा होगा। इफेक्टिव साइज बड़ा होगा अगर, तो कंडक्टिविटी इस वाले की ज्यादा आएगी। इन दोनों में से NaCl और LiCl में, ये +1 में है, ये भी +1 में है। दोनों में बस क्या डिफरेंस है, साइज का। साइज किसका छोटा है,
लिथियम का अगर साइज छोटा है तो उसका इफेक्टिव साइज बड़ा होगा। तो इसमें Na की मतलब यही वाला ऑर्डर तो मैंने बस सॉल्ट के फॉर्म में लिख दिया था, ठीक है, सॉल्ट के फॉर्म में भी वो लिखता है, हाँ गुड, NaCl का ज्यादा। तो ये इफेक्टिव साइज वाला कॉन्सेप्ट था। अब आगे चलते हैं कॉन्सेंट्रेशन पे। कॉन्सेंट्रेशन से क्या फर्क पड़ता है, तो फिर से अभी दो में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का एक तो हमें ये पता है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा बाय सी। एक रिलेशन हमें ये पता है मोलर कंडक्टिविटी का। कोई डाउट है मनिंदर? एक तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता है, अभी इसको हम कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोई mx मैंने लिया, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है m प्लस और x माइनस में। वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई Ma लिया मैंने, वो पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है m प्लस और a माइनस में। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन से मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे क्या फर्क पड़ेगा कि ये ऑब्जर्व किया गया एक एक्सपेरिमेंटली, मतलब इनका ग्राफ बनाया गया, एक लैम्डा एम लिया वाई एक्सिस पे और यहाँ पे लिया रूट कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या ऑब्जर्व किया गया, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी। बहुत थोड़े चेंज हो रहे थे, मतलब इतना कोई बड़ा चेंज नहीं था, बहुत छोटे से चेंज से ऐसे ऐसे। और इस पॉइंट पे मतलब जब ऑलमोस्ट जीरो हो जाए कॉन्सेंट्रेशन तो उसको ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करके वाई एक्सिस से टच किया और इस पॉइंट को बोला लैम्डा एम नॉट या फिर लैम्डा एम इनफाइनाइट। इसको भी भूल जाओ, इसको भी हम देखेंगे, अभी के लिए बस ये समझ लो ये कोई इंटरसेप्ट है। और इस इक्वेशन को क्या बोला, लैम्डा एम इज इक्वल टू माइनस बी रूट सी प्लस लैम्डा एम नॉट, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म वाली इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें स्लोप क्या है माइनस बी, या फिर कई जगह पे आपको इसको माइनस ए भी लिखा हुआ दिखा होगा या माइनस के, कोई भी कांस्टेंट इसको ले लेते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है अभी देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये इसका कर्व आया था, तो इससे क्या ऑब्जर्व किया गया कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन हम डिक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे लैम्डा एम बढ़ रहा है, लेकिन बहुत स्लाइटली। और उस स्लाइटली का रीजन क्या रहा होगा, मोबिलिटी जो है वो बढ़ रही होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ नहीं रहे, तो मोबिलिटी बढ़ रही होगी। नंबर ऑफ आयंस तो ऑलरेडी मैक्सिमम होते ही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो इसलिए हम इसमें कौन सा फैक्टर देखेंगे अब, मोबिलिटी वाला। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे थे वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा चेंज इसमें कुछ ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। अब चलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा था, अब इसमें कैसे देखते हैं डिसोसिएशन, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा क्या होता है रूट के ए बाय सी। आयनिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम याद आया होगा थोड़ा सा, तो डिसोसिएशन का कांस्टेंट होता था ये के ए, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये कॉन्सेंट्रेशन। तो इससे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में हमने इसको एक रिलेशन बना दिया कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो इस रिलेशन से हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी वैसे वैसे अल्फा जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा, और अगर अल्फा इंक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या इंक्रीज हो रहा होगा, नंबर ऑफ आयंस। और अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं तो लैम्डा एम यहाँ पे बढ़ता है, और यहाँ पे लैम्डा एम बहुत ज्यादा बढ़ता है अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करे जाए। इसका जो ग्राफ आता है हाइपरबोला आता है, हाइपरबोला। लेकिन जैसे यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे टच होके एक्स्ट्रापोलेट कर लिया हमने, लेकिन यहाँ पे कोई एक्स्ट्रापोलेशन पॉसिबल नहीं होता, ये थोड़ा सा ऐसे पैरेलल टाइप चला जाता है, तो हमें नहीं पता इसके लैम्डा एम नॉट की वैल्यू। यहाँ पे वाई एक्सिस पे सेम लैम्डा एम है, यहाँ पे रूट सी। तो यहाँ पे एक क्या पॉइंट आ गया कि लैम्डा एम नॉट कांट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम ग्राफ। लैम्डा एम नॉट ग्राफ से हम यहाँ पे नहीं बता पा रहे। तो अब लैम्डा एम नॉट क्या है वो देख लेते हैं, अगर ये लिख लिया हो तो एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है एम प्लस और एक्स माइनस में, ठीक है। तो अब इसमें
क्या जो भी ग्राफ इन्होंने बनाया कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर करके, उससे क्या ऑब्जर्व किया कि कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे लैम्डा एम जो है वो इंक्रीज कर रहा था, बहुत स्लाइटली, बहुत थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा था। तो उस इंक्रीज का रीजन क्या रहा होगा? मोबिलिटी। मोबिलिटी बढ़ रही होगी कहीं पे, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ नहीं रहे, नंबर ऑफ आयंस तो ऑलरेडी मैक्सिमम है। तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं उसका आया। इस ग्राफ की ये इक्वेशन बता दी, लैम्डा एम इज इक्वल टू माइनस बी रूट सी प्लस लैम्डा एम नॉट, जो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या था, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की हमेशा क्या रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने इसका डिफाइन किया, सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्या आ गया, रूट के ए बाय सी। तो इस रिलेशन से हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफाइन किया कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे अल्फा उनका बढ़ रहा था, मतलब अल्फा बढ़ रहा था तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे थे, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई। और इसका ग्राफ कैसा बनाया इन्होंने, हाइपरबोला में बनाया, और जिसका लैम्डा एम नॉट ग्राफ से प्रिडिक्ट नहीं हो सकता था। अब चलते कि लैम्डा एम नॉट है क्या। लैम्डा एम नॉट है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम नॉट लिखा होगा या लैम्डा एम इनफाइनाइट लिखा होगा कहीं कहीं पे, दोनों का मतलब यही है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि वो वाली मोलर कंडक्टिविटी की बात हो रही है जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो चुकी है। इनफाइनाइट मतलब सेकंड केस में क्यों नहीं प्रिडिक्ट हुआ, क्योंकि जैसे यहाँ पे तो ऐसे आप एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ पे टच कर पा रहे हो ना, यहाँ पे लेफ्ट वाले ग्राफ में आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ पे टच कर पा रहे हो वाई एक्सिस पे, लेकिन यहाँ पे कैसे एक्स्ट्रापोलेट करोगे, ये पैरेलल चला गया तो कोई एक्स्ट्रापोलेशन तो पॉसिबल है नहीं। और लैम्डा एम नॉट को अभी हम डिफाइन करेंगे तब आप और समझोगे। वो वाली लैम्डा एम जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो रखी हो, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच कर जाए जीरो के टुवर्ड्स, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो पहुंच जाए। तो यहाँ पे जब कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो पहुंच रही थी राइट वाले ग्राफ में, तो ग्राफ बिल्कुल ऐसे ऊपर को जाता हुआ मतलब एक्स्ट्रापोलेट किया तो ऊपर को जाने लगा। तो अब तो कोई पॉसिबल था ही नहीं वाई इंटरसेप्ट से टच करना, लेकिन यहाँ पे हमने इसको जीरो के जीरो पे ले जाके इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लिया था। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, that value of molar conductivity is that value of molar conductivity is known as limiting molar conductivity या फिर लैम्डा एम नॉट। अब लैम्डा एम नॉट जो है, अगर ध्यान से देखो, पहले ये लिख लो, when concentration approaches zero that value of molar conductivity is limiting molar conductivity, या फिर इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये भी लिखा हुआ मिलता है क्वेश्चन में। ओके, तो अगर इसको ध्यान से देखो तो लैम्डा एम नॉट जो है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ, मैक्सिमम वैल्यू दैट एन इलेक्ट्रोलाइट कैन ऑफर, मैक्सिमम वैल्यू दैट एन इलेक्ट्रोलाइट कैन ऑफर ऑफ लैम्डा एम। मतलब लैम्डा एम की जो मैक्सिमम वैल्यू जिस तक वो इलेक्ट्रोलाइट जा सकता है वो कब होगी, जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो का अप्रोच करेगी, या फिर लैम्डा एम नॉट की बात कर रहे हो। तो लैम्डा एम नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू दैट एन इलेक्ट्रोलाइट कैन ऑफर ऑफ लैम्डा एम। ठीक है, ठीक। तो ये देखो एक प्रॉपर ग्राफ वैल्यूज के साथ, मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे साइमन साइमन इनवर्स नहीं होता, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यहाँ पे रूट सी इंटू 10⁴ का ग्राफ बनाया हुआ है। KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो पहली चीज तो आप यहाँ से यही देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोलर कंडक्टिविटी आती है वो बहुत ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू दिस।
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक चीज तो इस ग्राफ से ये ऑब्जर्व कर सकते हो। दूसरी चीज हमें क्या यहाँ पे बात करनी है, लैम्डा एम इज इक्वल टू माइनस बी रूट सी प्लस लैम्डा एम नॉट। इस इक्वेशन के ऊपर हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि ये बी क्या है, किस पे डिपेंड करता है, क्या होता है ये। तो इंटरसेप्ट तो आपका आ गया था ये लैम्डा एम नॉट, और स्लोप जो आई है वो आई है माइनस बी, स्लोप माइनस बी और इंटरसेप्ट लैम्डा एम नॉट। तो बी जो है वो डिपेंड करता है, बी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि हमारे पास कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। टाइप मतलब ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये नहीं, ये तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए ही डिफाइंड है, ये वाली इक्वेशन सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए ही डिफाइंड है। अब स्ट्रॉन्ग में टाइप कौन सा, स्ट्रॉन्ग में टाइप कौन से का मतलब क्या है कि चार्ज क्या है, चार्ज क्या है केटायन और एनायन पे, चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन, उस चीज पे ये डिपेंड करता है। मतलब NaCl को, इसमें भी प्लस वन है, इस पे माइनस वन है, तो दोनों पे वन वन है, तो इसको एक टाइप बोल दिया वन वन टाइप, इसको बोल दिया वन वन टाइप। दूसरा एग्जाम्पल जैसे CaCl2 है, यहाँ पे कैल्शियम पे क्या है प्लस टू है, Cl पे क्या है माइनस वन है, तो इसको बोल दिया टू वन टाइप। MgSO4, इस पे भी प्लस टू, इस पे भी माइनस टू, तो ये कौन से टाइप का हो गया, टू टू टाइप। तो सेम टाइप के जो भी इलेक्ट्रोलाइट थे उनका सेम वैल्यू ऑफ बी आया। और टाइप कैसे डिटरमाइन किया, चार्ज से, प्लस वन माइनस वन या प्लस टू माइनस वन या जो भी चार्ज है। तो अगर कोई जैसे KCl होगा तो ये भी वन वन में आता है, और अगर ये भी वन वन में आता है और NaCl भी वन वन में आता है, तो मतलब ये सेम टाइप के हो गए दोनों। और अगर ये सेम टाइप के हो गए तो इनकी वैल्यू जो होगी बी की वो भी सेम ही होगी, तो वैल्यू ऑफ बी ऐसे चेंज होती है। चले आगे। ठीक है, तो बहुत हो गई थ्योरी थ्योरी, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट सी इज करेक्ट। NaCl और KCl के लिए बनाया हुआ है ये, दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमें पता है, इसलिए दोनों की स्ट्रेट लाइन है। लेकिन किसकी ऊपर आएगी किसकी नीचे आएगी, या दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, या क्या होगा, सोच के जवाब दो इसको, इक्वेशन देखो। जितने भी अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, एक आ गया सी, ओके गुड। एक बच्चे का आया सी, एक बच्चे का आया डी, देख लेते हैं इसका कैसे करेंगे। वही थी इक्वेशन हमारे पास, लैम्डा एम इज इक्वल टू माइनस बी रूट सी प्लस लैम्डा एम नॉट। स्लोप की बात कर लेते हैं पहले, बी की बात कर लेते हैं। क्या इनकी स्लोप अलग अलग होगी या सेम होगी, NaCl और KCl की जो बी की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी या सेम होगी, सेम होगी। सेम अगर होगी तो आपस में इंटरसेक्ट करने का तो कोई मतलब था ही नहीं, दोनों की वैल्यू जो है वो स्लोप की सेम होगी, मतलब दोनों के स्लोप जो है वो पैरेलल होंगे, इसलिए ऑप्शन ए और डी तो ऐसे ही कट गया था। बी की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी क्योंकि दोनों वन वन टाइप के सॉल्ट थे, जस्ट अभी यहाँ पे भी दिखाया था NaCl और KCl के लिए बी की वैल्यू सेम। तो स्लोप आ गई, अब कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, ये कैसे देखेंगे, ये हम इफेक्टिव साइज वाले कॉन्सेप्ट से देखेंगे। एक है K प्लस और एक है Na प्लस। Na प्लस का साइज छोटा है लेकिन उसका इफेक्टिव साइज बड़ा आएगा, इफेक्टिव साइज बड़ा आएगा तो कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा आ जाएगी, KCl की। KCl की अगर ज्यादा आ गई तो उसका लैम्डा एम नॉट भी ऊपर को आ रहा होगा यहाँ पे। तो इन दोनों में से
NaCl का लैम्डा एम नॉट ऊपर इस पे है, इसमें KCl का ऊपर है, तो ऑप्शन सी। ओके, तो हमने इक्वेशन देखी, उसकी स्लोप देखी, बी की वैल्यू देखी और कैटायन का साइज देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये भी 2019 का है, दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं S1 और S2। S1 कह रहा है कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, S2 कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। कौन सी करेक्ट है? दोनों करेक्ट है, दोनों wrong? देखो, कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, हमने कापा और कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन बताया था। बोला था जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। मोबिलिटी कम हो रही थी लेकिन उसका इम्पैक्ट ओवरऑल उतना नहीं पड़ रहा था जितना नंबर ऑफ आयंस का पड़ रहा था। तो S1 जो है वो बेटा इनकरेक्ट है। कैसे? उन्होंने बोला कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये लोग बोल रहे हैं कापा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। ये नहीं पढ़ा ना हमने, कापा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी पढ़ा। तो S1 जो है वो इनकरेक्ट है, S1 इज रॉन्ग, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा बेटा। S2 कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब लैम्डा एम ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज करेंगे तो लैम्डा एम बढ़ेगा। लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा बाय सी वाले रिलेशन से देखो यहाँ पे कि अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो लैम्डा एम बढ़ रहा है। तो S2 इज करेक्ट एंड S1 इज रॉन्ग, ऑप्शन बी। ओके अंशिका, ठीक है। ये भी 2019 का, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है लेकिन कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी, उसका ऑर्डर बताना है। ऑर्गेनिक और फिजिकल मिक्स करके उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया। अटेंडेंस लिखने में सब आगे रहते लेकिन समझ आया नहीं ये बताने में, छोड़ो। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। अगर इनके स्ट्रक्चर याद ना हो तो मैं बना देती हूँ यहाँ पे। दिस इज फॉर्मिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड एंड दिस इज बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर COH। GOC का कॉन्सेप्ट लगाओ इसमें। एसिड्स हैं तो किसमें डिसोसिएट करेंगे? H प्लस और अपने एनायन में। तो कौन ज्यादा डिसोसिएट करेगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। कोई एसिड H है तो वो डिसोसिएट करेगा H प्लस और A माइनस में। तो अगर ज्यादा डिसोसिएट करेगा मतलब अगर जिसकी एसिडिटी ज्यादा होगी
उसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। अब बताओ। हाँ जी, कोई तो गैस तो, ABCD कुछ तो। ओके। वंश, आप भी आंसर कर रहे थे। ठीक है, नहीं बताना, ऑर्गेनिक नहीं आती। ठीक है, जियो सी है बेटा, ये तो 11th की है ना, 12th की नहीं है, वरना मैं बता देती कि नहीं पढ़ा हुआ आपने। ठीक है, HCOH है और बेंजोइक एसिड है और एसिटिक एसिड है, तो ये अगर डिसोसिएट करेंगे तो इनका एक तो पीके वैल्यूज आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। पीके वैल्यूज अगर नहीं भी पढ़ी तो हम इसको कैसे बता सकते हैं, इसका तो सबसे कम एसिडिटी होगी, सबसे कम एसिडिटी होगी, क्योंकि CH3 का कहीं ना कहीं प्लस आई इफेक्ट इसमें लग रहा होगा, जब ये निकल जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा कैटायन, थोड़ा बहुत इसमें प्लस आई लग रहा होगा, तो इसको सबसे पीछे कर दो एसिडिटी वाले ऑर्डर में। अगर मैं इसको ए कर रही हूँ, इसको बी कर रही हूँ, इसको सी कर रही हूँ, तो बी वाले को सबसे पीछे कर दिया। अब ए और सी में से बताना है, तो ए और सी में से ए का ज्यादा होता है, ये हमेशा याद रखना, फॉर्मिक एसिड का ज्यादा होता है बेंजोइक एसिड से। अब बेंजोइक एसिड में भी यहाँ पे माइनस लगता है, तो यहाँ पे हाँ ठीक है, रेजोनेंस वाला फैक्टर इसमें लगता है, लेकिन रेजोनेंस वाला फैक्टर तो इसमें भी लग रहा है। अब इन दोनों में ऐसा क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड की एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, उसका क्या रीजन है कि यहाँ पे बेंजीन भी इसको अपने रेजोनेंस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। अब बेंजीन इसकी रेजोनेंस में अगर इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इसकी रेजोनेंस खराब कर रहा है, और इसकी रेजोनेंस अगर खराब कर रहा है तो ये फॉर्मिक एसिड से पीछे शिफ्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा ए का सबसे ज्यादा, फिर सी का, फिर बी का, कंडक्टिविटी का ACB, ऑप्शन ए। अब समझ आ गया वंश और अंशिका दोनों। इतनी तो ऑर्गेनिक याद होगी ना, बस एसिडिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा है इसमें और रेजोनेंस वाला। ओके। तो नेक्स्ट एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है कोलरॉश लॉ का। तो 10 मिनट ही बचे हैं, तो एक बार मैं बस थोड़ा सा बता देती हूँ, क्वेश्चंस हम इसके नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो कोलरॉश एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिए, उनके नहीं सॉरी, वीक के लिए नहीं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए, राइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की इन्होंने लैम्डा एम नॉट की वैल्यूज जो है वो ऑब्जर्व करी, मतलब उनकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उनकी जो लैम्डा एम नॉट की वैल्यूज है वो ऑब्जर्व करी, और उनको ऐसा क्या ट्रेंड नजर आया सारी वैल्यूज ऑब्जर्व करने के बाद, कि उन्होंने बोल दिया कि अगर लैम्डा एम नॉट हमें किसी चीज का बताना है तो हम उसको एज अ सम बता सकते हैं किसी चीज का, लेकिन जैसे इसको लो, ए बी ले लो, लैम्डा एम नॉट ए बी अगर बताना है तो इसको हम एज अ सम ले सकते हैं, इस इंडिविजुअल कैटायन का और इंडिविजुअल एनायन का। ये इन्होंने बोला अपने कोलरॉश लॉ में कि इंडिविजुअल इनका सम ले सकते हैं, कैटायन और एनायन का। तो इसको एक बार लिखो कि इन्होंने बोला लैम्डा एम नॉट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, lambda m naught can be represented as the sum of individual, हाँ अंशिका ठीक है, as the sum of individual contributions, as the sum of individual contributions of cation and anion।
और इसके पीछे उन्होंने क्या रीजन दिया कि हम ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए तो ये जो ए प्लस और बी माइनस है ये ऐसे घूमेंगे कि आपस में एक दूसरे से इनकी कोई इंटरेक्शन ही नहीं रहेगी, तो मतलब इंडिपेंडेंटली घूमेंगे एक दूसरे के। अगर इनकी आपस में कुछ इंटरेक्शन होती, क्यों होती, पहली बात तो क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो आपस में अगर कुछ इंटरेक्शन होती तो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले पॉइंट पे क्या होगा कि एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेंगे या फिर मूव करेंगे, मूव करेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस वजह से इन्होंने बोला कि हम लैम्डा नॉट ए बी को उसके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से सम करके बता सकते हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट वर्ड जो है इसको यूज करके इस लॉ को और क्या बोलते हैं, लॉ, कॉलरश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इस लॉ को ये भी बोलते हैं। तो जैसे अगर हमें ए बी ना लिख के अगर मैं बात करूं NaCl की, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा नॉट ऑफ। अच्छा, ये वाले लैम्डा और इस वाले लैम्डा में क्या फर्क है, जब हम पूरे एज अ होल किसी सॉल्ट की या फिर कंपाउंड की बात करें तो हम ये वाला लैम्डा यूज करते हैं, और अगर हम इंडिविजुअल कैटायन या एनायन की बात करें तो हम ये वाला लैम्डा यूज करते हैं। तो Na+ के लिए ये वाला लैम्डा, और यहाँ पे लैम्डा नॉट Cl-। ऐसे ही अगर हम लैम्डा नॉट CaCl2 की बात करें तो अब हमें ये 2 भी कंसिडर करना है। तो लैम्डा नॉट ऑफ कैल्शियम 2+ प्लस 2 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दो आयंस हैं Cl- के, तो 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Cl-। तो कॉलरॉश लॉ ने क्या बोला कि उनके इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस का सम करके हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा एम की वैल्यू बता सकते हैं, और क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं एक दूसरे, डाइल्यूशन अगर हो गई तो इतना आपस में दोनों आयंस के बीच में इतना पानी हो गया कि वो अब एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली मूव करने लगे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा आसपास मेरे पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी है। ठीक है, आ गया समझ कॉलरॉश लॉ। ओके, तो ये तो हो गई लैम्डा एम नॉट की बात। अब अगर हम बात करें लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट की, तो लैम्डा एम और लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट इसका भी हमने रिलेशन जो है लास्ट क्लास में करा था। क्या था, लैम्डा इक्विवेलेंट अगर हमें बताना तो हम सिंपली लैम्डा एम को उसके चार्ज से या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर रहे थे। तो लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट भी सिमिलरली वैसे ही हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट को डिवाइड कर देंगे चार्ज से। ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट को निकालना हो तो लैम्डा एम नॉट को हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप इसका मेरे को लिख के बताओ एल्यूमिनियम 3+ के लिए लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। हाँ, इसमें कोएफिशिएंट से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो इन्वॉल्व है, चार्ज है। पहले आप मेरे को ये बताओ एल्यूमिनियम 3+ में लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू हो जाएगी। लैम्डा एम नॉट एल्यूमिनियम 3+ दिस, राइट, यही हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है इसके लिए भी। तो ये वाले क्वेश्चंस तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो 2001 का, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ LiCl NaCl KCl। करेक्ट ऑर्डर बताना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
वही कंसेप्ट लगाना है इफेक्टिव साइज वाला ही, बस यहाँ पे चार्ज तो सबके सेम है ही, चार्ज तो सबके सेम है ही, क्या अलग है बस इनका साइज। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में एल आई की ज्यादा बता रहे हो। बच्चे जब डाइल्यूशन हो रहा है तो हमें पानी वाला फैक्टर जो है यहाँ पे कंसिडर करना है। पानी में क्या था, इफेक्टिव साइज वाला कॉन्सेप्ट, जो जितना छोटा था उसका इफेक्टिव साइज उतना ही ज्यादा हो जाएगा। कैटायन साइज अगर डिक्रीज करेगा तो उसका इफेक्टिव साइज तो उतना ही बढ़ जाएगा पानी में जाने के बाद, और अगर इफेक्टिव साइज बढ़ गया तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो जो जितना छोटा है उसकी कंडक्टिविटी उतनी कम। तो एल आई की तो सबसे पीछे, एक ये है और एक ये है, और इन दोनों में से फिर क्या आता है, एल आई के बाद आता है सोडियम, फिर पोटेशियम। तो ऑप्शन बी। शानुप्रिया बेटा समझ आ गया? ओके, अच्छी बात है, आप ट्राई कर रहे हो, एटलीस्ट ट्राई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही दे देती हूँ। लैम्डा एम नॉट दिया है एल्यूमिनियम 3+ का, 300 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, एक Al3+ का दिया है, और दिया है लैम्डा एम नॉट, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट दिया है SO4 2- का, 125 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट पर इक्विवेलेंट। तो आप बताओ लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। एल्यूमिनियम 3+ की मोलर कंडक्टिविटी दी है और SO4 2- की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी है। 225 कह रहे हो? ओके, अभी देख लेंगे, इसका आंसर नहीं है मेरे पास अभी। 225, ओके, और देख लेते हैं इसको। लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम 3+ प्लस 3 इंटू लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ SO4 2-। अब इसका तो दिया नहीं है, इसका लैम्डा एम दिया है, तो हम डिवाइड कर देंगे इसके चार्ज से। तो 2 इंटू लैम्डा एम की वैल्यू 300 दी है, डिवाइडेड बाय 3, प्लस 3 इंटू इसकी तो इक्विवेलेंट की वैल्यू दी है 125। तो ये क्या आ रहा है, 100, 200, 575, 575, 225 क्यों बोल रहे थे बेटा? कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट जब इसका एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो कोएफिशिएंट तो लेंगे ही। चार्ज वहां पे बस इंक्लूड हो जाता है मोलर कंडक्टिविटी में, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में चार्ज जो है वो ऐसे इंक्लूड हो जाता है डिवाइड करके।
कोएफिशिएंट तो बेटा लेते ही है, दोनों में ही लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी में और इसमें भी। मोलर कंडक्टिविटी में बस हम चार्ज नहीं लेते और इसमें चार्ज लेते हैं। कोएफिशिएंट हम लेंगे ही, चार्ज जो है बस वो अलग अलग हो जाता है उसमें भी और इसमें भी, मोलर में भी और इक्विवेलेंट में भी कोएफिशिएंट लेते हैं। अच्छा आप यही पूछ रहे थे पीछे, मेरे को लगा पता नहीं चार्ज का पूछ रहे हो क्या। यही पूछ रहे थे आप, अब समझ आया मेरे को आपका क्वेश्चन की कोएफिशिएंट की बात कर रहे थे। हाँ कोएफिशिएंट लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, चार्ज नहीं लेते मोलर कंडक्टिविटी में। बाकी हम क्वेश्चंस कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास में कोलरोच लॉ हो गया, ये सारे क्वेश्चंस हमें ट्राई करने हैं, और लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट और इसका कॉन्सेप्ट, और ये सारे फैक्टर्स हमने देख लिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देख लिया, कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्टिव साइज, टेम्परेचर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इस सबको आज ही रिवाइज कर लेना ताकि बार बार वो कंफ्यूजन ना हो, और जो क्वेश्चन अभी गलत हो रहे थे क्लास में उनको दोबारा ट्राई कर लेना घर पे। और बाकी इसकी डीपीपी मैंने अपलोड कर दी थी कंडक्टेंस वाले की, तो उसमें देख लेना जो जो मैंने पढ़ा दिया अभी तक वो ट्राई कर लेना वो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो बेटे। बाय बच्चों।